सबसे पहले आपने एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 2 पूछा हुआ है, विच कैन एब्जॉर्ब लार्जर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो देखो जो जिसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन करेगा, तो इस फॉर्म में कोलाइडल फॉर्म लेनी पड़ती है। तो हाइड्रोजन गैस आपको पता है मेटल सरफेसेस पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होती है। सो निकेल, पैलेडियम, प्लैटिनम ऐसे अलग अलग सब्सटेंस लेंगे तो उनका अलग अलग एब्जॉर्प्शन होगा। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ाते जाओगे, यानी जितना फाइन पार्टिकल करते जाओगे सरफेस एरिया उतना ज्यादा होता जाएगा, गैस ज्यादा एब्जॉर्ब होती जाएगी। और कोलाइडल फॉर्म का पार्टिकल साइज इन सब में सबसे छोटा होता है, इसलिए सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी। आंसर पैलेडियम हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन 2 में अगर हम सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेगा। अच्छा, हाइड्रोजन सरफेस पे आसानी से एब्जॉर्ब होती है, तो उसमें आपको मेटली का केस सिलेक्ट करना है। फाइनली डिवाइडेड से बेटर फॉर्म कोलाइडल फॉर्म होगा, उसका आंसर हो जाएगा कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ पैलेडियम। इसके बाद आपने थर्ड क्वेश्चन पूछा है, विच फॉर्म्स मल्टीमॉलिक्यूलर लेयर यूज्ड ड्यूरिंग एडसॉर्प्शन। तो मल्टीमॉलिक्यूलर लेयर फिजिकल एडसॉर्प्शन की प्रॉपर्टी होती है, तो उसका आंसर ए बी सी हो जाएगा। क्योंकि फिजिकल एडसॉर्प्शन, वॉन टू वॉन एडसॉर्प्शन या फ्रेंडेज एडसॉर्प्शन तीनों चीजें सेम बात है। ऑल थ्री आर फिजिकल एडसॉर्प्शंस, और फिजिकल एडसॉर्प्शन ही केवल मल्टीमॉलिक्यूलर हो सकता है। ठीक है, उसका आंसर सही कर लेना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन में थोड़ा फॉल्ट है एक्चुअली में, यहाँ पे विच डज नॉट फॉर्म मल्टीमॉलिक्यूलर लेयर पूछता है, तो सिंगल ऑप्शन डी आंसर हो जाता है। अभी इसके आंसर में ए बी सी कर लो, क्योंकि फिजिकल एडसॉर्प्शन जो हो सकता है वही मल्टीमॉलिक्यूलर हो सकता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो लिखा हुआ है, विच गैस विल एब्जॉर्ब ऑन अ सॉलिड टू अ ग्रेटेस्ट एक्सटेंट। उसका लॉजिक बताया था, जो गैस आसानी से लिक्विफाई होती है वो आसानी से एब्जॉर्ब होती है, और आसानी से लिक्विफाई होने वाली गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है। तो गैस विच इज इजी टू लिक्विफाई will be easy to absorb, easy to liquefy will be easy to absorb। और easy to liquefy के लिए क्या कंडीशन लगाते हैं, हायर क्रिटिकल टेम्परेचर। तो मतलब हुआ हायर, जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा वो आसानी से लिक्विफाई होगी, और आसानी से लिक्विफाई होगी इसलिए आसानी से एब्जॉर्ब होगी। आंसर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन द सॉलिड सरफेस। तो गैस ऑन द सॉलिड सरफेस पे क्रिटिकल टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन होगा। तो गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस, तो सारे आंसर हो जाएंगे। तो एडजॉर्प्शन जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट तो है, प्रेशर डिपेंडेंट भी है। फिजिकल एडजॉर्प्शन आपको फ्रेंडेज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में बताया था, प्रेशर डिपेंडेंट भी है, और नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंडेंट है, जिसमें उसका क्रिटिकल टेम्परेचर चेक करेंगे। तीसरा पॉइंट हो गया नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस में नॉर्मली क्रिटिकल टेम्परेचर चेक कर लेते हैं, गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आसानी से लिक्विफाई होगा। क्वेश्चन नंबर 9, the volume of the gases ammonia, CO2, CH4 adsorbed on 1 gram of charcoal। फिर से सेम लॉजिक, गैस easy to liquefy means easy to adsorb। तो इसमें देखो हमारे पास गैसेस कौन कौन से हैं, एक अमोनिया है, अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा हो गए। CO2 के अंदर वन टू वन फोर्सेस काम करेंगे, तो मॉलिक्यूलर वेट भी इसका हायर है। और तीसरा सब्सटेंस है CH4, वो सबसे कम, क्योंकि वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसमें आएंगे, CH4 में। तो अगर आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कंपेयर करेंगे, पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर आप कंपेयर करोगे,
अमोनिया हाईएस्ट हो गया, फिर CO2 हो गया, फिर CH4 हो गया। यही आपका एड्जॉर्प्शन का बन जाएगा। तो यहीं पे ईज ऑफ एड्जॉर्प्शन चेक करोगे या एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन चेक करोगे, अमोनिया के लिए हाईएस्ट आएगा, देन इट विल बी फॉर CO2, देन इट विल बी फॉर CH4। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 11। सर हाँ बेटा। सर इस केस में हमने सीधे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देखी हैं, बट यहाँ पे CO2 का मॉलिक्यूलर वेट तो NH3 से ज्यादा है। बेटा मॉलिक्यूलर वेट तो वॉन डेर वाल्स फोर्स कंपेयर करने के लिए करते हैं ना। अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है और हाइड्रोजन बॉन्ड तो वॉन डेर वाल्स फोर्स से स्ट्रॉन्गर होता ही है डिफॉल्ट। स्ट्रॉन्ग होता है। तो हमें पता चल गया हाइड्रोजन बॉन्ड तो मॉलिक्यूलर वेट और सरफेस एरिया तो वॉन डेर वाल्स फोर्सेस कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं ना। तो CO2 और CH4 दोनों में वॉन डेर वाल्स फोर्सेस हैं, तो यहाँ मॉलिक्यूलर वेट कंपेयर करेंगे। अमोनिया में वॉन डेर वाल्स फोर्स थोड़ी ना है, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर फोर्स देन वॉन डेर वाल्स फोर्सेस। आपको एनर्जी समझाई थी ना, सबसे स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, सेकंड लेवल पे हाइड्रोजन बॉन्ड यस। नाइट्रोजन इंटरेक्शन, उसके बाद वॉन डेर वाल्स फोर्सेस। रेंज है वॉन डेर वाल्स फोर्सेस की, रेंज 2 कैलोरी वाले ब्रैकेट है। हाइड्रोजन बॉन्ड अप टू 40 कैलोरी तक का केस होता है, 8 टू 40। वॉन डेर वाल्स 2 से 8 के बीच का ब्रैकेट। तो केवल मॉलिक्यूलर वेट नहीं कंपेयर कर सकते, केवल मॉलिक्यूलर वेट तब कंपेयर करना है जब आपको पता चल जाए कि सारे गैसेस का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो वॉन डेर वाल्स फोर्स ही है। क्वेश्चन नंबर 11 तो क्लास में बताया था, प्रेफरेंशियली एडसॉर्ब्ड ऑन मोस्ट प्रेफरेंशियली एडसॉर्ब्ड ऑन कोकोनट चारकोल इज ज़ेनॉन। ज़ेनॉन का मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा है ना, इसलिए ज़ेनॉन का एटॉमिक मास सबसे ज्यादा है ना, तो ज़ेनॉन के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज्यादा होंगे। या यहाँ पे इंटर एटॉमिक फोर्स लिख लो क्योंकि इनर्ट गैस है, तो इंटर एटॉमिक फोर्सेस मैक्सिमम, इसका मतलब मोस्ट एडसॉर्ब, मोस्ट इजीली एडसॉर्ब या मोस्ट प्रेफरेंशियली एडसॉर्ब, मोस्ट प्रेफरेंशियली एडसॉर्ब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है था एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्प्ट इज सेम फॉर द सब्सटेंस। तो आपको बताया था कि जो सब्सटेंस एडसॉर्ब हो रहा है और जिस सरफेस पे एडसॉर्ब हो रहा है, अगर वो दोनों बातें सेम हो जाए, जो सब्सटेंस एडसॉर्ब हो रहा है और जिस सरफेस पे एडसॉर्ब हो रहा है, अगर वो दोनों बातें सेम हो जाए तो दैट इज ओनली फिजिकल एडसॉर्प्शन। अगर आपका एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट बोथ सेम, तो फिर एक ही पॉसिबिलिटी बचती है फिजिकल एडसॉर्प्शन। क्योंकि अगर केमिकल एडसॉर्प्शन हुआ तो जो दूसरी लेयर एडसॉर्ब हुई है वो तो प्योर सब्सटेंस की तरह बिहेव करेगी। समझ आया? जैसे मान लो हमारे पास ये सरफेस है और इस पे यही सब्सटेंस एडसॉर्ब हो गया, तो अगर फिजिकल एडसॉर्प्शन होगा तो उसके अंदर वाला जो पोर्शन है या तो केमिकल बॉन्ड होंगे, और जो ऊपर वाली लेयर है उसमें क्या है, वॉन डेर वाल्स फोर्सेज है, तो आप डिफरेंशिएट कर पाओगे एडसॉर्प्शन में। बट अगर ऊपर वाली लेयर केमिकल एडसॉर्प्शन हुआ तो यहाँ भी केमिकल बॉन्ड है और यहाँ भी केमिकल बॉन्ड है, तो क्या होगा, प्योर सब्सटेंस हो जाएगा, तो फिर आप उसे एडसॉर्प्शन कह ही नहीं सकते। तो जो सब्सटेंस है और जो सरफेस है अगर वो दोनों सेम है तो ऐसे में केवल फिजिकल एडसॉर्प्शन तो डिस्टिंग्विश होगा। अगर केमिकल एडसॉर्प्शन हो गया तो फिर उसे एडसॉर्प्शन बोलेंगे नहीं, वो प्योर सब्सटेंस हो गया। ठीक है। तो मैंने नोट्स में भी ये बात लिखवाई थी कि अगर आपका सब्सटेंस और सरफेस दोनों सेम होता है, in that case that adsorption is physical adsorption। उसके बाद आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्वेश्चन में लिखा हुआ है which of the following is not a characteristics of chemical adsorption? There is no change in electronic state of either adsorbent or the adsorbate. The heat of adsorption is lies in the range of 40 kilojoule per mole to 700 kilojoule per mole. The molecules of the gas form a monolayer on the surface. It is preceded by physical adsorption. तो B वाला आंसर गड़बड़ हो जाएगा। 40 से 240 किलोजूल पर मोल का रेंज था ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में ना आप रेंज सही कर लो, अदरवाइज इसका आंसर ए एंड बी बोथ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में इसको 240 किलो जूल पर मोल कर लो, या इवन 80 टू 240 कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, सेफ साइड करना है।
चलो लोअर एंड में तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, हायर एंड का ध्यान रखना पड़ेगा बस। उसका अप्रॉक्सीमेटली 240 किलो जूल पर वॉट होगा, तो उसका आंसर फिर ए हो जाएगा। अदरवाइज इसका आंसर ए एंड बी करना पड़ेगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉनिक स्टेट तो चेंज होगी सब्सटेंस की, ठीक है ना। केमिकल एडजॉर्प्शन जो है वो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन से होगा, और केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉनिक स्टेट तो चेंज होती ही है। और अगर ये ऐसे ही सवाल आएगा तो अगर और सिंगल ऑप्शन होगा तो फिर इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ए ही होगा, क्योंकि हायर रेंज से प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर 42 लिखा होगा तो चलेगा, अगर 700 भी लिखा होगा तो उसे भी चला देंगे, क्योंकि हायर रेंज की बात है, ठीक है। 14 में लिखा है which of the following is not characteristics of physical adsorption? It is a slow process. The substance that dissolve on heating is same as that which adsorb. The heat of adsorption in the range of 20 to 40 kilojoule per mole. The molecule of the gas may form multiple layers. इसमें भी सब स्टेटमेंट ठीक ही लग रहे हैं। तो अगर इसमें भी मोस्ट अप्रोप्रिएट लिखना हो तो स्लो प्रोसेस वाली बात है ना, तो बस, क्योंकि एडजॉर्प्शन किसी भी रेट से हो सकता है, और रेट ऑफ एडजॉर्प्शन हम लोग उसकी करेक्टरिस्टिक से डिफाइन नहीं कर सकते। सब्सटेंस जो डिसॉल्व होगा वही एडसॉर्ब होगा, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हीट ऑफ एडसॉर्प्शन की रेंज 20 से 40 किलो जूल पर मोल है, ये भी ठीक लिखा हुआ है। और मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस में फॉर्म मल्टीपल लेयर, ये भी ठीक है, क्योंकि फिजिकल एडसॉर्प्शन में मल्टीपल लेयर फॉर्मेशन पॉसिबल होता है। तो स्लो प्रोसेस वाला आंसर हो सकता है, 14 का आंसर हम लोग ए लिख सकते हैं, क्योंकि जो रेट ऑफ एडसॉर्प्शन है वो आप उसके प्रोसेस या फिनोमेनन से डिफाइन नहीं कर सकते, तो 14 का आंसर ये लिख सकते हैं। कैन बी अ फास्ट प्रोसेस ऑल्सो, तो डिपेंड करेगा किस सब्सटेंस को किस सरफेस पे एडसॉर्ब करा है। जैसे मान लो अगर हम कोकोनट चारकोल पे जेनॉन एडसॉर्ब करा रहे हैं तो फास्ट प्रोसेस होगा, हीलियम एडसॉर्ब करा रहे हैं तो स्लो प्रोसेस होगा। तो इट इज अ स्लो प्रोसेस, ये फॉल्टी हो गया। इट कैन बी अ फास्ट प्रोसेस ऑल्सो, so it can be a fast process depending upon the nature of the gas and other parameters, depending on nature of gas, ठीक है। 15 का या तो आंसर कर लो सही, ए और बी लिख लो, या फिर 700 को कट करके 240 किलो जूल पर मोल कर लो, तो परफेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 16। 16 में देखा फ्रेंडलिच आइसोथर्म फेल्स एट हाई प्रेशर। फ्रेंडलिच आइसोथर्म मैंने बताया था एक मॉडरेट रेंज प्रेशर में काम करता है, ठीक है। तो जितना भी है दैट वर्क्स है ना मॉडरेट रेंज ऑफ प्रेशर, मैंने आपको अलग से स्पेसिफाई करा था। तो अगर फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म फेल करने की बात करेंगे तो ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे फेल कर जाएगा, क्योंकि एडसॉर्प्शन आइसोथर्म जो फ्रेंडलिच वाला है वो मॉडरेट प्रेशर रेंज में वैलिड होता है। तो फ्रेंडलिच आइसोथर्म holds true at moderate pressure range. Friendlich isotherm holds true in moderate pressure range. ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा मुझसे 24। 24 अभी ये देखो कोलॉइडल सॉल्यूशन का क्वेश्चन, उसको बाद में कराऊंगा। 29 ही आज बता दूंगा आपको। चलो तो फिर अभी इतने क्वेश्चंस कर लो, बाकी फिर आपको अगली क्लास में बता दूंगा।
ठीक है। तो चैप्टर में मैंने आपको लास्ट क्लास में कैटलिस्ट की प्रॉपर्टीज तक सिखाया था। अभी हम लोग इसके इम्पोर्टेंट नेक्स्ट सेगमेंट पे चल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ कैटालिसिस। अब देखो, वैसे तो हम लोग कैटालिसिस की थ्योरी में मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी फॉलो करते हैं हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट के केस में, बट उसको समझने के लिए पहले दो ओल्ड थ्योरी समझनी पड़ेगी। इसमें सबसे पहली थ्योरी लिख रहे हैं हम लोग, ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी। ठीक है, तो स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो पहला टाइटल लिखेंगे थ्योरी ऑफ कैटालिसिस, और उसमें पहला टर्म लिखिए ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी। तो देखो, एडजॉर्ब कैटलिस्ट का जो फंक्शन होता है वो बेसिकली एडजॉर्प्शन पे डिपेंडेंट होता है। तो अगर इसका देखो, सबसे पहले अगर हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन से इस चीज को समझें, तो जैसे हमने एक एल्कीन लिया RCH डबल बॉन्ड CH2, और उसका रिडक्शन कराया हाइड्रोजन गैस से। जैसे RCH2CH3, और इस प्रोसेस में रिएक्शन में निकल कैटलिस्ट यूज किया है, तो आपको पता है ये रिएक्शन अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस पे काम करती है। अब इसी रिएक्शन में अगर हम निकल की जगह रहने निकल यूज कर दो, तो सेम रिएक्शन 80 डिग्री सेल्सियस पे इक्वल हीट देने लग जाती है। यानी कि जो रिएक्शन है केवल निकल कैटलिस्ट से अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस पे अचीव हो रही थी, वही ईल्ड अचीव करने के लिए 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सफिशिएंट होता है अगर हम निकल की जगह रानी निकल यूज करते हैं। रानी निकल का मतलब आप समझते हो, फाइनली डिवाइडेड निकल। रानी निकल का मतलब फाइनली डिवाइडेड निकल, और फाइनली डिवाइडेड मतलब उसका पाउडर फॉर्म बनेगा। पाउडर फॉर्म होगा तो उससे इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, तो कैटेटिक एक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब मोर इफेक्टिव सरफेस एरिया, और अगर ऐसा होगा तो उसका मतलब कैटेटिक एक्टिविटी बेटर हो जाएगी। तो बेटर कैटेटिक एक्टिविटी। अब ये फिनोमेनन की कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी है वो सरफेस एरिया बढ़ाने से बढ़ती है, अगर हमें इसे एक्सप्लेन करना होता है तो इसके लिए जो थ्योरी काम करती है दैट इज ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी। ठीक है, तो अब जैसे इसको अगर थ्योरी के हिसाब से समझाऊँ आपको वन बाय वन, तो सपोज करो मैंने ये निकल सरफेस लिया सबसे पहले। तो स्टेप वन में क्या होता है कि इस निकल सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब कर जाती है। तो पहला स्टेप इसमें फंक्शन हुआ एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन निकल सरफेस। एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन निकल सरफेस। एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन निकल सरफेस। ठीक है, ये जो मैंने अभी बनाया हुआ है दिस इज योर निकल सरफेस। अब चूंकि हाइड्रोजन गैस एड्सॉर्ब हो गई तो इसका फ्री मूवमेंट खत्म हो गया, मतलब ये रैंडम मूवमेंट इसके बंद हो गए। अब आपको पता है कि जो एल्कीन है हमारे लिए वो प्लेनर मॉलिक्यूल है। एल्कीन है जो हमारे लिए वो क्या है, प्लेनर मॉलिक्यूल है। तो प्लेनर मॉलिक्यूल जैसे ही सरफेस के कांटेक्ट में आएगा तो इजीली केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो देखो निकल सरफेस पे हाइड्रोजन गैस एड्सॉर्ब थी, और इसके कांटेक्ट में आपका ये एल्कीन आ गया। ठीक है, तो आप जरा अगर इसकी बॉन्डिंग चेक करो, तो यहाँ से देखो जो एल्कीन का पाई बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा, और हाइड्रोजन के बॉन्ड से ब्रेक करा के इसको हम लोग हाइड्रोजन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन कर देंगे।
तो यहाँ से अगर आप बॉन्डिंग देखो तो देखो ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और इधर से ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और इसका पाई बॉन्ड ब्रेक हो जा रहा है। तो दिस इज सेकंड स्टेप, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। सेकंड स्टेप इज केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो अब अगर आप यहाँ से देखो तो आपको इसमें मैकेनिज्म का स्टेप भी समझ में आएगा। दोनों एच देखो सेम साइड से ऐड हो रहे हैं, तो यू मे से इट सेन एडिशन। यू मे से इट सेन एडिशन। ठीक है। और तीसरे स्टेप में जैसे ही केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो जो प्रोडक्ट है वो सरफेस को फिर से फ्री कर देगा अगले वाले सब्सटेंस के रिएक्ट कराने के लिए। तो इस स्टेप को हम लोग बोलेंगे डीसॉर्प्शन। यहाँ से देखो कार्बन के दोनों एच सेम साइड से कनेक्ट हुए, तो लास्ट स्टेप यहाँ पे हो जाएगा डीसॉर्प्शन, रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट। तो सरफेस से प्रोडक्ट रिमूव हो गया तो वो सरफेस फिर से अवेलेबल हो गई नेक्स्ट सब्सटेंस के लिए। तो सरफेस एरिया बढ़ाने से कैटालिटिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है। ये चीज आपको इस फिनोमेनन इस थ्योरी से समझ में आएगा। ठीक है, समझ में आया। पहले स्टेप में हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हुई निकल सरफेस पे, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा गैस एब्जॉर्ब होगी, रिएक्शन रेट अपने आप हायर हो जाएगा। केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है सेकंड स्टेप में, जिसमें पाई बॉन्ड एल्कीन का ब्रेक कर रहा है, हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर रहा है और फिर कार्बन हाइड्रोजन से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा क्योंकि हाइड्रोजन निकल सरफेस पे ऑलरेडी एब्जॉर्ब है, तो दोनों हाइड्रोजन आइटम सेम साइड से कनेक्ट होंगे, तो सिन एडिशन। राइट, तो इसका मतलब इसकी स्टीरियो भी यहाँ पे डिफाइन हो रही है। और एक बार रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो डिसऑर्प्शन करके सरफेस फिर से फ्री कर देगा, और जब सरफेस फ्री हो जाएगी लास्ट स्टेप पे तो फिर से अगला हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब करने के लिए स्पेस बनेगा, तो रिएक्शन रेट सरफेस एरिया बढ़ाने से हायर होगा। ठीक है, ये इस थ्योरी का आउटकम है। थ्योरी एक्सप्लेन्स हाउ on increasing surface area, how on increasing surface area catalytic activity increases। ठीक है, थोड़ा सा स्टीरियो भी समझना चाहता हूँ, तो अगर आपको इसकी स्टीरियो रिएक्शन और समझनी है तो आप इसका एग्जांपल लिख लो तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स से आई टेक CH3 CH डबल बॉन्ड CH3H, लेट्स से इस फॉर्म आपने लिया है और इसकी रिएक्शन ड्यूटेरियम से करा रहे हैं निकल कैटलिस्ट के साथ 200 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे दोनों ड्यूटेरियम सेम साइड से कनेक्ट होंगे, तो उससे एल्कीन पे सिन एडिशन वर्कआउट होगा। तो दो पैरेलल सेंटर जनरेट हुए और साथ में प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा, तो ये मीजो फॉर्म बनेगी। दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कॉम्पोजिशन। प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से ये मीजो फॉर्म बनी।
ऑप्टिकली इनएक्टिव, और अगर ऑप्टिकल इनएक्टिविटी का रीजन लिखना है तो इंटरनल कॉम्पोजिशन। जबकि यहीं पे अगर आपने ट्रांस एल्कीन ले ली होती, लॉजिक समझ में आया ना, क्योंकि एडजॉर्प्शन के थ्रू रिएक्शन हो रही है इसलिए सिन एडिशन हो रहा है। तो अगर हम यहीं पे ट्रांस एल्कीन ले लें सपोज करो, तो एडिशन अभी भी सिन ही होगा। बट अब इससे क्या होगा, रेसिन मिक्सचर बन सकता है, क्योंकि दोनों ड्यूटेरियम ऐसे भी ऐड हो सकते हैं और इसके अपोजिट भी दोनों ड्यूटेरियम ऐड हो सकते हैं। तो दिस प्लस दिस प्रोडक्ट बन सकता है। ये आपका रेसिन मिक्सचर बन रहा है। रेसिन मिक्सचर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, बट ये एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन से होता है। ठीक है, तो इससे आप ये चीज समझ सकते हो कि कैटलिस्ट सरफेस पे पहले चूंकि हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हुई थी, तो यहाँ पे जैसे ड्यूटेरियम गया तो ड्यूटेरियम गैस एब्जॉर्ब होगी पहले, फिर दोनों ड्यूटेरियम जो है वो सेम साइड से बॉन्डेड हो गए, दैट्स लाइक ए सिन एडिशन। तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म हम लोग एडजॉर्प्शन थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं। समझ में आया प्रोसीजर? ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए, above theory cannot explain, या old adsorption theory cannot explain, old adsorption theory could not explain why a small amount of catalyst, could not explain why small amount of catalyst is sufficient for a chemical reaction. अभी तो ये लग रहा है कि अगर ज्यादा अमाउंट ले लो तो ज्यादा सरफेस एरिया क्रिएट कराएंगे तो और रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो आपको कैटलिस्ट की प्रॉपर्टीज में बता रखा है मैंने कि कैटलिस्ट के अमाउंट से रेट ऑफ द रिएक्शन पे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज सफिशिएंट फॉर द रिएक्शन। इस फिनोमेनन को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग दूसरी थ्योरी फॉलो करते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, और इसके एग्जांपल में फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन फॉलो कर सकते हैं। तो बेंजीन के ऊपर अगर हम CH3Cl से रिएक्शन करा रहे हैं यूजिंग एनहाइड्रस AlCl3 एज कैटलिस्ट, तो उससे टोलुइन फॉर्म होता है। तो इस रिएक्शन में जो एनहाइड्रस AlCl3 लिया हुआ है ये इस रिएक्शन का कैटलिस्ट है। और इसका बहुत स्मॉल अमाउंट सफिशिएंट होता है रिएक्शन के लिए, क्योंकि ये रिएक्शन एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन के थ्रू चल रही है। और ध्यान से देख सकते हो कि अगर बेंजीन की रिएक्शन डायरेक्टली CH3Cl से होगी तो CH3Cl का बॉन्ड पोलराइज तो है, तो बेंजीन के डायरेक्ट अटैक करने की टेंडेंसी बहुत कम होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर है वो बहुत वीक है। एनहाइड्रस AlCl3 क्यों लिया, उसका लॉजिक है, क्योंकि अगर आपने साथ में वाटर ले लिया तो AlCl3 जो है वो लुईस एसिड है, वाटर उससे अपने आप रिएक्ट कर जाएगा। तो AlCl3 आपका चूंकि लुईस एसिड है तो यहाँ पे एनहाइड्रस लेना मैंडेटरी है, क्योंकि आप वाटर नहीं ले सकते। अगर आपने इसमें वाटर ले लिया या हाइड्रेटेड फॉर्म बिल्कुल भी हुई तो एनहाइड्रस AlCl3 CH3Cl से रिएक्ट करने से पहले ही वाटर से रिएक्ट कर जाएगा। तो ये लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है,
तो यहाँ से एक चीज और समझेंगे हम कि कैटलिस्ट जो है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, बट मैंने आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शन में अगर पार्टिसिपेट करेगा तो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वो रिकवर हो जाएगा। सो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन कैटलिस्ट की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट मानी जाती है। तो आप देखो यहाँ पे AlCl3 जो है वो लुईस एसिड है और CH3Cl के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है Cl के पास। तो अगर आपने वाटर ले रखा होगा या एनहाइड्रस कंडीशन नहीं ली होगी तो AlCl3 पहले ही रिएक्ट कर जाएगा, बट अगर कंडीशन एनहाइड्रस होगी तो एनहाइड्रस AlCl3 के पास क्लोरीन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के पास जाएगा। Cl के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिच, AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इससे एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा और यू में से अडक्ट फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस। तो क्लोरीन ने अपना लोन पेयर डोनेट करा तो प्लस चार्ज, एल्यूमिनियम ने उसे एक्सेप्ट करा तो उसके ऊपर माइनस चार्ज। उसके बाद बॉन्ड पोलराइज कर जाएगा, Cl इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करके यहाँ से CH3 प्लस और AlCl4 माइनस बना देगा। CH3 प्लस बनने की वजह से देखो ये स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होगी, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो गया। तो ध्यान रखना है AlCl3 भी लुईस एसिड है, वो डायरेक्टली बेंजीन से भी रिएक्ट कर सकता था, बट चूंकि हम उसको कैटालिटिक अमाउंट में लेते हैं तो उसकी उसकी रिएक्शन से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ही CH3 प्लस बनेगा तो चूंकि रिएक्टेंट है सिग्निफिकेंट हाई कॉन्सेंट्रेशन में, तो रिएक्शन रेट उसी के ऊपर डिपेंडेंट होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में जो CH3 प्लस है वो बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ये मैकेनिज्म तो जानते होंगे आप, या वो भी लिखो। यहाँ पे CH3 प्लस आया इलेक्ट्रोफाइल, बेंजीन की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से कार्बन की तरफ शिफ्ट हुई और फिर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी CH3 प्लस के पास पहुंच गई। यहाँ इफेक्ट अप्लाई हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट टुवर्ड्स वन ऑफ द कार्बन। फिर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी CH3 प्लस के पास गए तो यहाँ पे बेंजीन के ऊपर प्लस चार्ज क्रिएट हुआ, इससे बेंजीन की एरोमेटिसिटी लॉस हुई, तो उसे रीगेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन से पुल कर लेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, H प्लस हट के CH3 प्लस लगा और साथ में H प्लस प्रोड्यूस हुआ। अब जो H प्लस प्रोड्यूस हुआ वो AlCl4 माइनस से रिएक्ट करेगा और इससे Cl माइनस वापस ले लेगा, उससे HCl बना और AlCl3 रिकवर हो गया। तो पहले स्टेप ऑफ द रिएक्शन में कैटलिस्ट रिएक्ट करा और लास्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन में कैटलिस्ट फिर से वापस रिकवर हो गया। तो अब जो AlCl3 दोबारा रिकवर हो गया वो फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन में फिर से यूज हो जाएगा, तो इसलिए कैटलिस्ट के अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे जो AlCl3 फॉर्म हुआ दिस विल बी रीयूज्ड इन स्टेप 1। हम लोग इस थ्योरी को बोलते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। समझ आया? तो इस थ्योरी से हम ये बता सकते हैं कि कैटलिस्ट का स्मॉल अमाउंट सफिशिएंट है रिएक्शन के लिए, बट इसका ड्रॉबैक ये हुआ कि सरफेस एरिया कैसे कैटालिटिक एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा है वो चीज़ नहीं पता चल रही। तो यहाँ पर लिख सकते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ catalyst sufficient for a chemical reaction. A small amount of catalyst is sufficient for catalysis of a chemical reaction as it is reused many times. दूसरा point, during a chemical reaction concentration of catalyst remains constant. लेकिन सरफेस एरिया कैसे अफेक्ट हो रहा है ये चीज़ नहीं पता चलती, बट from this theory effect of
surface area cannot be explained. ये बात समझ में आई आपको? तो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी से आप ये तो बता सकते हो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज सफिशिएंट फॉर द रिएक्शन, क्योंकि वो कैटलिस्ट बार बार उसी रिएक्शन में यूज हो जा रहा है। बट इससे ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि सरफेस एरिया कैसे कैटालिटिक एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा है। कैटालिटिक थ्योरीज को एक्सप्लेन करने के लिए इन दोनों थ्योरीज का कॉम्बिनेशन क्रिएट किया गया, जिसको हम लोग मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी बोलते हैं कैटालिसिस के लिए। उसकी नेक्स्ट थ्योरी देखेंगे मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, इसको ठीक से समझ लेना है। तो मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी में क्या होता है कि जो ये थ्योरी है एक्चुअली में कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी और ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी है। तो मैंने अभी आपको दोनों थ्योरी समझाए, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो ये थ्योरेटिकल है, इसमें बहुत कुछ लिखना नहीं होता, दोनों थ्योरीज का कॉम्बिनेशन एक साथ लिख दिया जाता है। तो बोर्ड के लिए रेलेवेंट है, इसलिए इसके कीवर्ड्स ध्यान से समझना है। तो आपको वन बाय वन बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स है। तो डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टू द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, तो पहला स्टेप हुआ डिफ्यूजन। स्टेप्स इसके लर्न कर लो, आप आसानी से आंसर लिख पाओगे। तो पहला स्टेप हुआ डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट ऑन कैटलिस्ट सरफेस। दूसरे स्टेप में एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। तीसरे स्टेप में केमिकल रिएक्शन ऑन कैटलिस्ट सरफेस थ्रू फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट। तो दोनों पार्ट इंकॉर्पोरेट करें। पहले स्टेप में एडजॉर्प्शन कराया, और दूसरे स्टेप में एडजॉर्प्शन कराया, और तीसरे स्टेप में केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे इंटरमीडिएट फॉर्म कर दिया। तो दोनों चीजें रिलेट हो गई। तीसरे स्टेप में देखो डिसऑर्प्शन हुआ प्रोडक्ट का, ध्यान रखना रिएक्टेंट तो कंज्यूम हो गया। तो डिसऑर्प्शन ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस एंड देयरबाय मेकिंग द सरफेस अवेलेबल अगेन फॉर मोर रिएक्शन टू अकर। तो सरफेस को दोबारा रीयूज कर पा रहे हैं। तो सरफेस एरिया बढ़ाने से कैटालिटिक एक्टिविटी बढ़ी, ये भी समझ में आया। और चूंकि उसी सरफेस को बार बार रीयूज कर रहे हैं, तो उससे आपको ये भी एक्सप्लेन हो गया कि स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट कैसे सफिशिएंट है। और लास्ट स्टेप में फिर डिफ्यूजन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट है। तो बेसिकली 5 स्टेप हुए: डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट, केमिकल रिएक्शन थ्रू इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, डिसऑर्प्शन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट, और डिफ्यूजन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट। तो फर्स्ट और लास्ट स्टेप डिफ्यूजन है, बस अंतर है पहले स्टेप में रिएक्टेंट का डिफ्यूजन है, लास्ट स्टेप में डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट है। सेकेंड स्टेप में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, फोर्थ स्टेप में डिसऑर्प्शन हो रहा है प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स का, और थर्ड स्टेप जो इंटरमीडिएट है उसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है कैटलिस्ट सरफेस पे और उससे इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है। तो डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट ऑन कैटलिस्ट सरफेस, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन कैटलिस्ट सरफेस, occurrence of chemical reaction at catalyst surface through formation of an intermediate, and then desorption of reaction product and diffusion of reactant product। तो ये आपके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो गया, ठीक है, उसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखो एक टेक्निकल पार्ट है, दिस इज कॉल्ड सेफ सिलेक्टिव कैटालिसिस। यहाँ पे देखो 3-4 तरह के क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन होता है सेफ सिलेक्टिव कैटालिसिस क्या होता है। तो नॉर्मली हम लोग सेफ सिलेक्टिव कैटालिसिस में जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो होता है जियोलाइट। दूसरा क्वेश्चन आता है जियोलाइट क्या होता है। तीसरा क्वेश्चन होता है जियोलाइट कैसे अच्छे सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट है। और फोर्थ क्वेश्चन होता है कि इसका कोई पर्टिकुलर एग्जांपल या सेफ सिलेक्टिव कैटालिसिस की क्या यूटिलिटी है, क्या यूजेस है। वैसे 4 मेजर क्वेश्चन है। व्हाट इज सेफ सिलेक्टिव कैटालिसिस, व्हाट इज जियोलाइट, हाउ जियोलाइट्स आर गुड सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट, एंड व्हाट इज द मेजर यूटिलिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ कैटालिसिस। ठीक है, तो वन बाय वन मैं आपको सब चीजें बता रहा हूँ, आप हाईलाइट करते हुए चलना है या आपने कॉपी में नोट करना है तो नोट करते हुए चलिए। पहले पॉइंट में देखो लिखना है द कैटालिटिक रिएक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन द पोर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटलिस्ट and the size of the reactant and product molecules। तो ऐसी कैटालिटिक रिएक्शन जो कैटलिस्ट सरफेस के पोर स्ट्रक्चर और रिएक्टेंट एंड मॉलिक्यूल्स के साइज पे डिपेंडेंट होती है उसको बोलते हैं सेफ सिलेक्टिव कैटालिसिस। द कैटालिटिक रिएक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन द पोर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटलिस्ट एंड साइज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड सेफ सिलेक्टिव कैटालिसिस। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि जियोलाइट्स क्या होता है। तो जियोलाइट्स आप लोगों ने ऑल्दो पी ब्लॉक के टाइम पे पढ़ा होगा। तो जियोलाइट्स जो होते हैं वो 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर में सम ऑफ द सिलिकॉन आर रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम। तो दे आर माइक्रोपोरस
Aluminosilicates with three-dimensional network of silicate in which some of the silicon atoms are replaced by aluminum atoms, giving ALOSI framework. इसको बोलते हैं हम लोग जियोलाइट। ये समझ में आया आपको? जैसे मान लो मैंने एक 3D सिलिकेट लिया, हमने पी ब्लॉक में पढ़ा हुआ, तो 3D सिलिकेट जैसे Si2O2 होल एन ये वाला फॉर्म है। तो अगर इसका चलो एक सिंपल फॉर्म ले लें, जैसे SiO2 होल 4 ले लिया हमने, ये फॉर्म लिया जैसे सपोज करो, ठीक है। तो इसके 4 सिलिकॉन में से 2 सिलिकॉन को एल्यूमिनियम से रिप्लेस कर दो, तो ये बना Al2Si2O8। अब सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है और एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, तो इसमें 2 माइनस चार्ज आ जाएगा। समझ में आया? 2 सिलिकॉन रिप्लेस बाय 2 एल्यूमिनियम। वो कुछ भी रिप्लेस कर सकते हो आप, 1 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो। तो सम ऑफ द सिलिकॉन आर रिप्लेस बाय एल्यूमिनियम। इट्स नॉट लाइक ऑल, कितने भी रैंडम, बस कुछ भी सिलिकॉन एल्यूमिनियम से रिप्लेस कराओ तो जियोलाइट बनता है। तो 2 सिलिकॉन रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम, ये स्ट्रक्चर बना। और फिर चार्ज बैलेंस करने के लिए इसमें आप अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो Na2Al2Si2O8, वो हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करते टाइम पे आपने इसको पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं जियोलाइट्स। ये सब्सटेंस जो है आपका, इसको बोलते हैं जियोलाइट। तो उसकी 2-3 जगह अपने कोर्स में आता है जियोलाइट, इसलिए ध्यान से समझना है। एक तो सबसे पहले पी ब्लॉक में इसका स्ट्रक्चर समझाया जाता है 3D सिलिकेट के साथ, वो मैंने अभी आपको बताया। दूसरा, ये हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करते टाइम आता है, वहाँ पे Na+ को रिप्लेस करके कैल्शियम 2+ या मैग्नीशियम 2+ बाइंड कर लेता है अपने साथ, तो वहाँ पे ये हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करने में हेल्प करता है। और अभी तीसरा केस ये कैटालिसिस में है, जो सेफ सिलेक्टिव कैटालिसिस फॉलो करता है। तो मैंने आपको बताया जियोलाइट्स आर माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट्स with three-dimensional network of silicate in which some silicon atoms are replaced by aluminum atoms, giving ALOSI framework. स्ट्रक्चर समझ पा रहे हो ना? SiO2 का स्ट्रक्चर तो मालूम है, उसमें कुछ एल्यूमिनियम हट के सिलिकॉन लगे, सिलिकॉन हटा के एल्यूमिनियम लगाओगे तो ALOSI फ्रेमवर्क क्रिएट होगा। मालूम है ना? अगर आप SiO2 ड्रॉ करोगे तो SiO2 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। तो इसमें से कुछ एल्यूमिनियम हट के, सिलिकॉन हटा के अगर एल्यूमिनियम लगा दोगे तो ALOSI फ्रेमवर्क क्रिएट हो जाएगा। समझ आई टेक्निक? तो यहाँ पे देखो, हमने SiO2 का नेटवर्क था 3D सिलिकेट का, उसमें से देखो एक जगह पे सिलिकॉन हटा के एल्यूमिनियम लगाया हुआ है। यहाँ पे फ्रेमवर्क देखो कौन सा क्रिएट हुआ, ALOSI फ्रेमवर्क। ये आपका ALOSI फ्रेमवर्क क्रिएट हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं जियोलाइट। ठीक है, ये आपका ALOSI फ्रेमवर्क आ गया। ठीक, तो मैंने बताया जियोलाइट्स आर माइक्रोपोरस एल्यूमिनियम सिलिकेट्स the three-dimensional framework of silicate in which some silicon atoms are replaced by aluminum atom, giving ALOSI framework is your zeolite. तीसरा क्वेश्चन आता है, व्हाई जियोलाइट्स आर गुड सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट। तो उसको देखो अलग से मार्क करना है। तो देखो बीच में लिखा हुआ, जियोलाइट्स आर गुड सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट बिकॉज ऑफ देयर हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। जियोलाइट से स्ट्रक्चर में एक खास बात है, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। इस वजह से इनकी जो सेफ सिलेक्टिव कैटालिसिस का प्रोसेस है वो बहुत बेटर होता है। ठीक है, और अगर इसी आंसर को अगर एक्सटेंड करना है तो देखो आगे लिखा हुआ है, द रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन जियोलाइट डिपेंड्स अपॉन द size and the shape of the reactant and product molecule as well as upon the pores and the cavities of the zeolites. तो जियोलाइट के ऊपर जो पोर्स एंड कैविटीज हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ये चीज, इसलिए हम लोग उसको सेफ सिलेक्टिव कैटालिसिस की कैटेगरी में डाल रहे हैं। ठीक है, जियोलाइट्स नेचर में भी फाइंड आउट होते हैं या फिर हम इनको केमिकली भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। 3 आंसर हो गए। सेफ सिलेक्टिव, व्हाट इज सेफ सिलेक्टिव कैटालिसिस, व्हाट इज जियोलाइट, एंड व्हाई जियोलाइट्स आर गुड सेफ सिलेक्टिव कैटालिसिस।
तीन आंसर क्लियर हो गए? मतलब आपको आंसर्स के फॉर्म में लिख लेना तो बेटर रहेगा। मैं तो आपको 3D के फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ, बट आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में लिखोगे तो आसानी से याद रहेगा। एंड द लास्ट पार्ट, व्हाई जियोलाइट्स आर सो इम्पोर्टेंट, या मैं इनको हम लोग क्यों इस पर फोकस कर रहे हैं, तो ये देखो लास्ट पॉइंट में मेंशन्ड है। So it's given zeolites are being widely used as a catalyst in photochemical industry for cracking of hydrocarbons and isomerization। और इस कैटेगरी का एक कैटलिस्ट आपको लर्न करना है, दैट इज ZSM5। सो इन द पेट्रोलियम इंडस्ट्री विल यूज ZSM5। और इसका यूज क्या है? इट कन्वर्ट्स डायरेक्टली गैसोलिन, इट कन्वर्ट्स डायरेक्टली अल्कोहल इनटू गैसोलिन। उसका सबसे बड़ा यूज ये है कि अल्कोहल से डायरेक्ट पेट्रोल बनाने में यूज होता है। समझ में आया? तो जियोलाइट्स का मेजर यूज पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में है। इसमें हम क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन या आइसोमराइजेशन में इसको यूज करते हैं। इस सीरीज का एक सबसे इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है ZSM5, जो कि अल्कोहल को डायरेक्टली पेट्रोल में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है। ये आपके 3-4 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हो गए जिन पे क्वेश्चन आता है। तो 3D सिलिकेट में सम ऑफ द एल्यूमिनियम आर रिप्लेस्ड बाय सिलिकॉन इज जियोलाइट्स। तो पहले फॉर्मेशन समझ आया। जियोलाइट्स का जो स्ट्रक्चर है वो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इसलिए रिएक्टेंट की शेप और साइज के ऊपर ये चीज डिपेंडेंट है कि रिएक्शन रेट कैसे होगी। और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में इसका मेजर यूज है। ZSM5 से हम लोग अल्कोहल से डायरेक्टली पेट्रोल बनाने में इस कैटलिस्ट को यूज करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे एंजाइम कैटालिसिस। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो एंजाइम कैटालिसिस। अब देखो, जो सेफ सिलेक्टिव कैटालिसिस का आइडिया है हमारे पास, वो एक्चुअली में एंजाइम से है। क्योंकि हम कोई भी बेटर आइडिया जब भी इंजीनियरिंग में अप्लाई करते हैं तो उसको कहीं ना कहीं नेचर से कॉपी करते हैं, क्योंकि फंडा हमें नेचर ही देती है। सो नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं एंजाइम। आपकी आवाज कट रही है। तो एंजाइम कैटालिसिस में देखो भी 2-3 टाइप के क्वेश्चन है। पहली चीज, एंजाइम क्या होता है, एंजाइम कैटालिस्ट कौन कौन से होते हैं और उनकी कैसे कैसे एक्टिविटीज है, और फिर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बेसिकली 3 मेजर क्वेश्चन आते हैं, आपको तीनों 1 बाय 1 बता रहा हूँ। सबसे पहला टर्म एंजाइम्स क्या होते हैं, तो आपको 1 बाय 1 हाईलाइट करते हुए चलना है। तो पहला टर्म लिखना है, एंजाइम्स आर द कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which are produced by the living plants and the animals। ठीक है, इतनी बात भी लिख दोगे तो चलेगा। अगर और डिटेल समझना है तो दे आर एक्चुअली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑफ हायर मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्म्स कोलाइडल सॉल्यूशन इन वाटर। तो उसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम लोग अगला चैप्टर कोलाइडल फॉर्म पढ़ेंगे, तो ध्यान रखना है कि जितने भी एंजाइम्स हैं वो वाटर के अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। सो फॉर्म्स कोलाइडल सॉल्यूशन इन वाटर। ठीक है, जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं सबको कैटलाइज करने के लिए नॉर्मली एंजाइम्स यूज होता है। इसलिए जो एंजाइम्स है उनको हम लोग नॉर्मली बायोकेमिकल कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, so enzymes are the complex nitrogenous organic compounds which are produced by living plants and animals। They are actually protein molecules of higher molecular masses and form collateral solution in water। They are very effective catalysts that catalyzes numerous reactions, especially those are connected to the natural processes। Numerous reactions that occurs in the bodies of animals and plants to maintain the life process are catalyzed by the enzymes। The enzymes are thus termed as biochemical catalyst and the phenomenon is known as biochemical catalysis। तो चूंकि एंजाइम्स की जितनी भी रिएक्शंस है वो सब ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वर्कआउट करती है, इसलिए हम इस कैटेगरी को बायोकेमिकल कैटेगरी में काउंट करते हैं। तो उसमें देखो, सबसे पहले जो मेंस के अंदर क्वेश्चन आता है वो स्टेबल से आता है। दिस इज एक्चुअली एग्जैक्टली कॉपीड फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, वहीं से मैंने लिया क्योंकि ज्यादातर केस में मेंस में वहीं से क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन आता है कि किसी एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट रिएक्शन के कौन सा एंजाइम यूज होता है, या एक एंजाइम पर्टिकुलरली कौन सा फंक्शन करता है। तो बेसिकली यहाँ पे 6 एंजाइम्स लिखे हुए हैं।
इन्वर्टेज, जाइमेज, डायस्टेज, माल्टेज, यूरेज एंड पेप्सिन। इन्वर्टेज का काम होता है सुक्रोज टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कन्वर्जन। जाइमेज का काम होता है ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्जन। डायस्टेज का काम होता है स्टार्च टू माल्टोज कन्वर्जन। माल्टेज का काम होता है माल्टोज टू ग्लूकोज कन्वर्जन। यूरेज का काम होता है यूरिया टू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन। और पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन टू अमीनो एसिड। वैसे तो सब इंपॉर्टेंट है, बट इसमें जो मेजर क्वेश्चन आता है वो दो से आता है। अगर आप मेन सर्वे पर उठा के देखोगे तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम डायस्टेज और माल्टेज पे क्वेश्चन आता है। एडवांस में इसका क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी लोअर है। तो जो दो कॉमन एग्जाम मेंस में पूछे जाते हैं वो डायस्टेज एंड माल्टेज है। क्यों ऐसा है कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है। माल्टेज का माल्टोज टू ग्लूकोज कन्वर्जन है और डायस्टेज का काम स्टार्च टू माल्टोज कन्वर्जन है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है स्टार्च टू माल्टोज कन्वर्जन के लिए कौन सा कैटलिस्ट यूज करेंगे, तो उसमें ऑप्शन होते हैं हमारे पास डायस्टेज, माल्टेज और बाकी कोई दो रैंडम लिख दिए जाते हैं। तो ये कंफ्यूज करते हैं, उसको एकदम क्लियरली याद रखना है। माल्टेज का काम माल्टोज टू ग्लूकोज कन्वर्जन है और डायस्टेज का काम स्टार्च टू माल्टोज कन्वर्जन है। इज दैट ओके? क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद देखो कैटलिस्ट की एंजाइम कैटलिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। आप अगर नोट कर रहे हो तो कर लो एक बार जल्दी से, या चाहो तो बाद में भी नोट कर सकते हो, आपकी चॉइस है। So next is characteristics of enzyme catalyst। उसमें देखो 5-6 पॉइंट है, आप फटाफट नोट डाउन करते चलो। पहला पॉइंट है मोस्ट हाईली एफिशिएंट। मोस्ट हाईली एफिशिएंट का मतलब ये होता है नॉर्मली अगर आप कोई भी केमिकल प्रोसेस देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि अगर वो प्रोसेस बहुत इफिशिएंट होता है तो उसका स्पेसिफिक कैरेक्टर कम हो जाता है, और अगर स्पेसिफिक कैरेक्टर बहुत अच्छा होता है तो फिर उस केस में उसकी इफिशियंसी कम हो जाती है। बट एंजाइम कैटलिस्ट जो है वो दोनों ही चीज में बेटर है। मतलब ये कैटलिस्ट इफिशिएंट भी बहुत ज्यादा है और इनका स्पेसिफिक नेचर भी बहुत हायर है। दोनों ही फैक्टर में लाइक सुपीरियर है देन एनी अदर कैटलिस्ट। तो जैसे अगर आपको एग्जांपल से समझाऊं तो इफिशियंसी के टर्म में एक एंजाइम मॉलिक्यूल 1 मिनट में लगभग 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। दिस इज द इफिशियंसी। One enzyme molecule in 1 minute converts approximately 1 million molecules into products। ठीक है? एंड अगेंस्ट दैट उनका स्पेसिफिक नेचर भी बहुत हायर है, वो आप अभी ऊपर वाले एग्जांपल से देख सकते हो। स्टार्च टू माल्टोज पे डायस्टेज कन्वर्जन रोक देता है। माल्टोज टू ग्लूकोज कन्वर्जन माल्टेज से होता है, तो माल्टेज स्टार्च टू माल्टोज कन्वर्जन नहीं कर सकता और डायस्टेज माल्टोज टू ग्लूकोज कन्वर्जन नहीं कर सकता। या पेप्सिन जो है वो प्रोटीन्स पे अगर फंक्शन कर रहा है तो वो कार्बोहाइड्रेट पे फंक्शन नहीं कर सकता। और इन्वर्टेज या जाइमेज जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स पे फंक्शन कर रहे हैं वो प्रोटीन्स पे फंक्शन नहीं कर सकते। सो कैटलिस्ट आर वेरी हाईली efficient एंड हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। ये इस कैटलिस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। समझ आया? इफिशियंसी भी बहुत हाई और स्पेसिफिक नेचर भी बहुत हाई। जनरली जो फिनोमेनन होते हैं उनकी अगर इफिशियंसी ज्यादा होती है तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी डाउन होती है, और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी अगर हायर होती है तो इफिशियंसी वीक हो जाती है। मतलब अगर कोई बहुत इफिशिएंटली काम करता है तो उसकी क्वालिटी कंट्रोल शुरू हो जाती है, और अगर वो क्वालिटी वर्कआउट करना शुरू कर देता है तो क्वांटिटी खराब हो जाती है। बट एंजाइम्स दोनों ही चीज में सुपीरियर है। दे आर हाईली इफिशिएंट एंड हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। ठीक। उसके बाद देखो इनकी जो एक्टिविटी है वो हमेशा ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करती है। आपको केमिकल काइनेटिक्स के टाइम पे बताया था कि जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं वो केमिकल रिएक्शंस में तो रेट ऑफ द रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने के साथ इंक्रीज ही करता है हमेशा, बट बायोलॉजिकल रिएक्शन से पहले इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज कर जाता है। वही लॉजिक यहाँ पे भी लग रहा है। एंजाइम्स क्योंकि बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कैटलाइज कर रहे हैं तो इनकी जो एक्टिविटी है वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ज्यादा होती है, और जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो रूम टेम्परेचर और ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के बीच में होता है। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। तो कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी है वो हाईएस्ट आती है रूम टेम्परेचर से लेकर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के बीच में, यानी 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में एंजाइम पेप्टाइड रिएक्शंस हाईएस्ट रिएक्शन रेट दिखाती है। इसके हायर टेम्परेचर पे भी रिएक्शन रेट वीक होने लगता है और इससे लो टेम्परेचर पे भी रिएक्शन रेट वीक होने लगता है। तो कैटलिस्ट का जो फंक्शन है वो 25 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में सबसे बढ़िया होता है। अब 37 डिग्री सेल्सियस में इनकी प्रॉपर्टी वीक हो जाती है और बिलो 25 डिग्री सेल्सियस भी वीक हो जाती है। ठीक है। सेकेंड थिंग, ये ऑप्टिमम पीएच पे काम करते हैं। सो शोज हाई एक्टिविटी एट ऑप्टिमम पीएच, और जनरली इनका जो ऑप्टिमम पीएच होता है वो 5 से 7 के बीच का ब्रैकेट है। ठीक है।
So shows high activity at optimum pH and at pH ranges 5 to 7. अब जैसे नॉर्मल कैटलिस्ट के केस में हम लोग एक्टिवेटर्स यूज करते हैं, वैसे यहाँ पे एंजाइम्स के केस में को एंजाइम्स यूज होते हैं. तो वी यूज द टर्म को एंजाइम्स और एक्टिवेटर्स. तो जैसे नॉर्मल कैटलिस्ट में कैटलिस्ट प्रमोटर या कैटलिस्ट एक्टिवेटर्स यूज करते थे, वैसे यहाँ पे को एंजाइम्स या एक्टिवेटर्स यूज होते हैं. तो नॉर्मली जितने भी विटामिन एंड मिनरल्स हैं वो सब इसके एग्जांपल्स हैं, या वो सब एंजाइम रिएक्शंस को कैटलाइज कराते हैं. तो ऑल विटामिन ए बी सी डी ई के, है ना, और मिनरल्स के केस में Na+, Mn2+, कोबाल्ट, कॉपर एटसेट्रा, ये सब हमारे कोएंजाइम्स होते हैं जो एंजाइम्स की कैटालिटिक एक्टिविटी को एनहांस करते हैं. ये अपने आप में कैटलिस्ट नहीं है, ये अपने आप में एंजाइम रिएक्शंस नहीं परफॉर्म कर सकते, बट ये एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को एनहांस कराते हैं. ध्यान रखना, वैसे ही जैसे कैटलिस्ट प्रमोटर था. सो कोएंजाइम्स और एक्टिवेटर्स का क्या काम होता है? एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को एनहांस करना. और दूसरे पॉइंट पे लिखना है पॉइजन्स एंड इनहिबिटर्स. पॉइजन्स एंड इनहिबिटर्स जो होते हैं वो एंजाइम कैटलिस्ट के रिस्पेक्ट में जो ये वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे वहां पे हम लोग पॉइजन्स या डीएक्टिवेटर्स यूज करते थे. ठीक है, तो नॉर्मली बॉडी के अंदर डायरेक्टली इनहिबिटर्स या पॉइजन्स अवेलेबल नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सारी मेडिसिन या ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनका एक्शन इसी फिनोमेनन पे डिपेंडेंट होता है. वो हमारे एंजाइम एक्टिविटी को जाके रेगुलेट कर देते हैं या कम करा देते हैं या खत्म ही कर देते हैं. तो इसके नॉर्मली नेचुरली बॉडी में कोई भी ऐसा पॉइजन या इनहिबिटर ऑब्टेन नहीं होता. कोएंजाइम्स या एक्टिवेटर्स तो होते हैं बट पॉइजन्स एंड इनहिबिटर्स नहीं होते. बट हमारी जो ड्रग एक्शन है, जो मेडिसिन हम लोग देते हैं एक्सटर्नली, वो इस पे काम करते हैं. सो ड्रग एक्शन इज रिलेटेड टू द एंजाइम इनहिबिटर्स इन द बॉडी. ये बात आप ध्यान से लिख लीजिए. तो जितने भी अभी हम लोग जब लास्ट में केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ की यूनिट पढ़ोगे तो उसमें आपको ये चीज़ बताई जाएगी कि कैसे हमारे पॉइजन्स या इनहिबिटर्स ऐड करके हम एंजाइम्स के रिएक्शंस को रेगुलेट करते हैं. तो ये मेडिसिनल पर्पस से तो ठीक है, बट डायरेक्टली नेचुरल सेंस में कोई भी पॉइजन या इनहिबिटर नहीं मिलता. सो ड्रग एक्शन इज रिलेटेड टू द एंजाइम इनहिबिटर्स इन द बॉडी. ठीक है, क्लियर. इसके बाद देखो आता है मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट. तो कैटलिस्ट का मैकेनिज्म जो होता है ये बेसिकली वर्कआउट करता है की लॉक मैकेनिज्म पे. तो उसका पहले एक तो कीवर्ड लर्न करना है. ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक स्पेसिफिक लॉक के लिए स्पेसिफिक की होती है, वैसे एक स्पेसिफिक रिएक्शन एंजाइम रिएक्शंस के लिए स्पेसिफिक एंजाइम होता है. तो आप ध्यान से देखो, इसमें सबसे पहले एक एंजाइम है, इसकी एक पर्टिकुलर शेप देखो की जैसी दिखाई गई है. ऑल्दो इट इज नॉट लाइक की, इट इज बट इट इज हैविंग अ स्पेसिफिक शेप. और जो सबस्ट्रेट होता है उसमें एक स्पेसिफिक या एक्टिव कैविटी होती है. तो एंजाइम अगर उस सबस्ट्रेट की कैविटी से एग्जैक्टली मैच कर जाता है तो उससे देखो एक सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, और बाद में ये कॉम्प्लेक्स ब्रेक करके एंजाइम और प्रोडक्ट क्रिएट कर देता है. तो इस टाइप ऑफ मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं की लॉक मैकेनिज्म. एंड इट इज हाईली स्पेसिफिक. जब तक एंजाइम की शेप सबस्ट्रेट की कैविटी से एग्जैक्टली मैच नहीं करेगी तब तक रिएक्शन नहीं होती है. इसीलिए इनकी एफिशिएंसी और रिएक्शन रेट दोनों बहुत ज्यादा हायर होते हैं. तो अगर इस चीज को इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है तो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट गिव्स ES स्टार व्हिच इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और बाद में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ब्रेक करके फिर से एंजाइम और प्रोडक्ट बना देगा. समझ में आई बात. तो E रिटन फॉर एंजाइम, P फॉर प्रोडक्ट, S इज योर सबस्ट्रेट, और ES स्टार जो लिखा है वो आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है. ये एक बेसिक मैकेनिज्म है जो एंजाइम्स के केस में वर्कआउट करती है. तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस तो उसका आंसर होता है की लॉक मैकेनिज्म. और अगर इस पे कभी शॉर्ट नोट या कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लिखने के लिए आएगा तो बस आप ऐसे एक इक्वेशन लिख के छोड़ देंगे तो भी काम चलेगा. इज इट ओके? अब देखो, अगर एंजाइम कैटालिसिस के आप और थोड़े एग्जांपल्स लर्न करना चाहते हो तो अपने पैकेज में गिवन है. ऑल्दो जो वहाँ पे मैंने पहले लिखवाए वही सारे इंपॉर्टेंट है. इन्वर्टेज, जाइमेज, डायस्टेज, माल्टेज, यूरेज, पेप्सिन. अब इसमें से ट्रिप्सिन और होता है, आप लोगों ने बायोलॉजी में पहले भी पढ़ा होगा. अमाइलेज होता है जो सलाइवा में होता है. तो कभी कभी कुछ कुछ सवाल आ जाते हैं, जैसे अमाइलेज इंपॉर्टेंट है जो स्टार्च टू ग्लूकोज कन्वर्जन करता है सलाइवा से. इसका लैक्टिक बैसिली एक ये बैक्टीरिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क में यूज होता है. क्योंकि कॉमन एग्जांपल्स हैं इसलिए बता रहा हूँ मैं. इसमें कभी कभी इस तरह के सवाल आ सकते हैं. ऑल्दो प्राइमरली पहले आपको फर्स्ट 6 ही लर्न करना है, बट इन केस अगर आपको लगता है कि आप और थोड़ा अच्छे से लर्न कर सकते हो और सेफ साइड चलना है तो मेंस के पेपर में चूंकि ये सब जीके बेस्ड इंफॉर्मेशन है, ज़्यादातर कॉमनली लोगों को पता रहती है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन भी मेंस के पेपर में स्पेशली आ सकते हैं. तो जैसे मैंने माइलेज बताया, लैक्टिक बैसिली बताया,
उसके बाद माइक्रोडर्मा एसिटी बताया, जो विनेगर में मिलता है, अल्कोहल से एसिटिक एसिड बनाने में काम आता है। उसके बाद जैसे फैट के लिए अगर एंजाइम याद करना है तो इट इज लाइपेज, तो फैट टू ग्लिसरॉल बनाने में काम आता है। ठीक है, तो ये एक दो और है आपके, स्पेशली लैक्टिक बैसिली और माइक्रोडर्मा एसिटी, ये दो कम से कम एग्जाम्पल और याद कर लेने, क्योंकि ये कॉमन है, जो जनरली कॉमन साइंस में यूज होता है। केमिस्ट्री से उतना रेलेवेंट नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से याद रखिएगा। इसके बाद देखो, अगर इस चैप्टर का बिल्कुल फुल एंड फाइनल प्रोसेस समझाऊं, तो नॉर्मली हमसे वो सारे कैटलिस्ट पूछे जा सकते हैं जो हम इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक में किसी भी केमिकल रिएक्शन में पढ़ते हैं। जैसे मैंने अभी आपको फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन का एग्जांपल बताया, नाइट्रस Cl3, या जैसे अभी एथीन से पॉलीथीन बनाएंगे तो उसमें जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज करते हैं। जिगलर नाटा कैटलिस्ट CiCl4 C2H5O3Cl। तो ऐसे जितने भी इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट हैं, या जो हम अलग अलग रिएक्शन अलग अलग चैप्टर के पोर्शन में कैटलिस्ट पढ़ेंगे, वो सब इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है ड्यूरिंग योर स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जितने भी कैटलिस्ट आने वाले हैं उनको हमको 1 by 1 नोट डाउन करके लर्न कर लेना है। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। सो सम इंडस्ट्रियल कैटलिसिस प्रोसेस, जो आपके पैकेज में गिवन है, आप वहाँ से डायरेक्टली इसको नोट डाउन कर सकते हो या वहीं से पढ़ सकते हो। तो जो मैंने अभी आपको एंजाइम कैटलिस्ट वाली बात बताई, ये भी आपके पैकेज में डायरेक्टली अवेलेबल है, और जो मैंने आपको इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट बता रहा हूँ, ये सब भी आपके पैकेज में डायरेक्टली अवेलेबल है। ठीक है, तो इसमें जैसे सबसे पहले हैबर्स प्रोसेस, अगर मैं आपको लाइन से बताता चलूँ, तो हैबर्स प्रोसेस में देखो हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं फाइनली डिवाइडेड आयरन एंड मोलिब्डेनम एज प्रमोटर। ऑल्दो मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न टाइम में इसको थोड़ा चेंज किया गया है, इसमें हम लोग फेरिक ऑक्साइड Al2O3 और K2O यूज करते हैं। प्रमोटर यूज करना करंट टाइम में बंद कर दिया गया है, बट दोनों तरह के एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, क्योंकि आपसे कैटलिस्ट प्रमोटर भी पूछा जा सकता है, और अगर पूछ लिया गया हैबर्स प्रोसेस का कैटलिस्ट बताओ और उसमें एग्जाम्पल में आयरन और मोलिब्डेनम हुआ ही नहीं, तो उसका दूसरा पॉसिबल आंसर क्या है, फेरिक ऑक्साइड Al2O3 एंड K2O कॉम्बिनेशन। तो अलग से याद रखना है, मैंने आपको पी ब्लॉक के एग्जाम्पल से बताया था। उसके बाद देखो अगला प्रोसेस है ओस्टवर्ड प्रोसेस, जो नाइट्रिक एसिड बनाने में यूज करते हैं, पी ब्लॉक में पढ़ेंगे चल के। तो इस प्रोसेस में प्लेटिनाइज एस्बेस्टस जो है वो कैटलिस्ट होता है। ठीक है, तो इसमें NO से O2 की रिएक्शन, जो अमोनिया की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा के NO वाटर बना के फिर NO को ऑक्सीडाइज करा के NO2 बनाते हैं, और बाद में NO2 और वाटर का ऐड करके HNO3 बनता है। ये इसकी कंप्लीट रिएक्शन है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रोसेस है देखो लेड चैम्बर प्रोसेस, जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में होता है। मैंने आपको अभी होमोजेनस कैटलिस्ट में एग्जांपल बताया था, नाइट्रिक ऑक्साइड NO यूज करते हैं इस रिएक्शन में। ठीक है, अगला प्रोसेस है कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इस प्रोसेस में हम लोग वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज करते हैं कैटलिस्ट, या प्लेटिनाइज एस्बेस्टस भी यूज कर सकते हैं, और जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है दैट इज वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। उसके बाद डीकेस प्रोसेस यूज करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोजन, या आपने हाइड्रोजन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। इस प्रोसेस में क्यूप्रिक क्लोराइड कैटलिस्ट यूज करते हैं। इसके बाद हाइड्रोजन बनाने का एक और प्रोसेस होता है बॉश प्रोसेस। इस केस में हम लोग फेरिक ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड कैटलिस्ट यूज करते हैं, और क्रोमिक ऑक्साइड जो है वो प्रमोटर होता है। कैटलिस्ट प्रमोटर का आप एक और एग्जांपल यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद मेथनॉल बनाने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन की रिएक्शन से मेथनॉल बनाते हैं। तो अभी इसका कैटलिस्ट आपको पढ़ाया था, जिंक ऑक्साइड Cr2O3 क्रोमिक ऑक्साइड। तो सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट बता रहे थे। उसके बाद हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल करते हैं, जिसमें ऑयल से वनस्पति घी बनाने का प्रोसेस करते हैं, तो इसमें निकेल कैटलिस्ट होता है। उसके बाद फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है, ये सब एसिड कैटलाइज या एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एथेनॉल फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ मोलासिस, शुगर प्रोडक्शन यूनिट होती है जहाँ पे, वहाँ पे अल्कोहल प्रोडक्शन करते हैं। तो इथाइल अल्कोहल बाय द फर्मेंटेशन ऑफ मोलासिस। तो इस प्रोसेस में इन्वर्टेज एंजाइम यूज करते हैं, एंजाइम इज फ्रॉम ईस्ट निकाल के इसको यूज किया जाता है। उसके बाद इथाइल अल्कोहल फ्रॉम स्टार्च जब हम यूज करते हैं, तो उसमें डायस्टेज यूज करते हैं, या अगर ईस्ट से चीज ऐड करेंगे तो माल्टेज एंजाइमेज यूज होगा। ठीक है, अभी एसिटिक एसिड फॉर्मेशन एंड फ्रॉम इथाइल अल्कोहल बताया, तो इसको माइक्रोडर्मा एसिटाई अभी आपको एग्जांपल बताया। इसके बाद बर्जीनियस प्रोसेस हम लोग अगर फॉलो करेंगे, जिससे हम लोग पेट्रोल फ्रॉम कोल क्रिएट करते हैं, तो उसमें फेरिक ऑक्साइड यूज करते हैं। तो दीज आर सम कॉमन इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट जो हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा मैंने जैसे अभी आपको ZSM5 अलग से बताया, एंजाइम कैटलिस्ट के बहुत सारे एग्जांपल्स बताए। तो जो स्पेसिफिक कैटलिस्ट मैंने आपको ड्यूरिंग द चैप्टर पढ़ाया वो तो इम्पोर्टेंट है,
अदर देन दिस दीज आर सम इम्पोर्टेंट कैटलिस्ट जो इंडस्ट्री में अलग अलग प्रोडक्शन में यूज होते हैं, तो इनको ठीक से लर्न कर लेना है, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम केयरफुली इस बात का ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में जो भी कैटलिस्ट आते जाएंगे वो सब ध्यान से लर्न करते चलना। आप उस चैप्टर का भी क्वेश्चन समझ सकते हो, अदरवाइज वो सरफेस केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि किस प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट लगता है ये एक स्पेसिफिक प्रोसेस है, रैंडम कैटलिस्ट नहीं यूज कर सकते। तो आपको कैटलिस्ट अगर पता होगा तो आप आंसर बता पाओगे। तो ट्राई टू लर्न ऑल पॉसिबल कैटलिस्ट जो हमारे अलग अलग रिएक्शंस में यूज हो रहे हैं। चैप्टर्स के साथ पढ़ने का एडवांटेज ये है कि आपको कम से कम उसका प्रैक्टिकल प्रोसेस पता होगा, कैसे वो कैटलिस्ट काम कर रहा है, तो उसकी वजह से आप कंफर्टेबली उसे लर्न कर पाओगे, ठीक है। सो विल स्टॉप हियर। अगली क्लास में हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशंस पढ़ेंगे।